जय हिंद दोस्तों। मैं गोरख बैच के साथ एक बार फिर अपना टॉपिक भारत का सामान्य परिचय लेकर आया हूँ। अपने एक क्लास हो चुकी है भारत के सामान्य परिचय की, वो नोट्स प्रॉपरली तैयार करें। अब आगे जो भारत के सामान्य परिचय से टॉपिक रहने वाले हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। देखो, हमने देखा था कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल कौन सा है, आकृति कैसी है, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन सा महासागर भारत के समीप है, भारत के पूर्वी दिशा में कौन सा महासागर है, पश्चिमी दिशा में कौन सा महासागर है, या फिर भारत की जनसंख्या से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगी अपनी मेनली प्रश्न बढ़ता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यानी भारत का सामान्य परिचय का जो आगे का कंसेप्ट रहना है वो रहेगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यानी हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करने जा रहे हैं। भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, यानी भारत विश्व के कौन से भूभाग में, कौन से विस्तृत भाग में स्थित है। तो देखो, इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें कि भाई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए कि भाई कौन सा भाग है जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में विभाजित है। यानी हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय, एक सेकंड बच्चों, हाँ, अपने भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं। देखो, अगर पूछ ले कि भारत कौन से अक्षांशीय स्थिति में स्थित है और भारत कौन कौन से देशांतरीय भाग में स्थित है, तो अगर बात करें भारत की, जैसे हमने 0 डिग्री रेखा खींची थी, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं, उसमें भारत कौन सी दिशा में स्थित है। तो देखो, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर भारत जो फैला हुआ है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर के मध्य, यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। हमने पढ़ा था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जितनी भी मानचित्र में काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनको देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। और भारत का जो स्थलीय या भारत का जो सतलीय भाग स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अगर बात करें भारत का देशांतर के अलावा अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य है। यानी सबसे पहली जो बात रहने वाली है सामान्य परिचय की, वो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से पूछा जाएगा। अगर पूछे कि भारत कौन से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर के मध्य, और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उसके मध्य भारत की मानक समय रेखा है जो लगभग 82.5 डिग्री रेखा है। अगर अब बात करें कि भाई भारत का विस्तृत भाग, कुछ जगह एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, यहां थोड़ा सस्पेंस वाली बात है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट के अलावा कई बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बढ़ता है उसमें दिया जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ, तो वह आधार मान लिया जाता है 6 डिग्री 4 मिनट का।
यानी 8-4 की बजाय 6-4 से लेकर 37-6 के बीच में माना जाता है। तो दोनों ही कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। अब वजह रही कि 6 डिग्री 4 मिनट का क्या कारण है, क्योंकि 6 डिग्री 4 मिनट क्यों रखा जाता है। तो अगर भारत के विस्तार की बात करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उसमें अपना जो ये भाग है, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर का जो भाग है, उस उत्तरी देशांतर का आखिरी पॉइंट यानी भारत का आखिरी अंतिम स्थान बताओ उत्तर दिशा का। अंतिम उत्तरी भाग या उत्तरी स्थान कि भी भारत के अंदर ये कौन सा भाग आखिरी रहता है, जहां तक अपने भारत की जमीन है। तो इस स्थान को, अंतिम उत्तरी स्थान को इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत का विस्तृत भाग अक्षांश और देशांतर में पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट या फिर 6 डिग्री 4 मिनट। अब 6 डिग्री 4 मिनट क्यों रहने वाले वो स्पेशल बात करेंगे। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का आखिरी उत्तर बिंदु बताओ कौन सा है, यानी भारत का अंतिम उत्तरी स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना है इंदिरा कोल अंतिम उत्तरी स्थान है, जिसको अन्य नाम से भी जानते हैं। अब अगर पूछ ले कि ये कौन से भाग में स्थित है, तो ध्यान रखना है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक स्थान है, जो भारत का सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो इंदिरा कोल स्थान है, वो एक बर्फीले स्थान को कहा जाता है। ये बर्फीला जो एरिया है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यानी सियाचिन ग्लेशियर के भाग में इंदिरा कोल को स्थान है और वो भारत का आखिरी उत्तरी स्थान है। इसी सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है। यानी जहां से भी क्वेश्चन बने, अगर पूछे कि बताओ भारत का आखिरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो काराकोरम रेंज है, अरावली पर्वतमाला की एक स्थानीय पहाड़ी है, जिसे लद्दाख और कश्मीर के क्षेत्र में काराकोरम श्रृंखला बोलते हैं। इस काराकोरम श्रृंखला के अंदर सियाचिन बर्फीली एरिया है और ये पूरा इलाका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अधीन है। और इसके अंदर एक स्थान है इंदिरा कोल, जिसे भारत का अंतिम उत्तरी स्थान कहा जाता है। यानी 27 डिग्री 4 मिनट 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर पर स्थित शहर है इंदिरा कोल। अब बात करें भारत का दक्षिणी अंतिम स्थान कौन सा है, तो भारत का जो अब यहां से जो सस्पेंस बढ़ने वाला है, उसमें एक तो आपको शब्द मिला लगेगा सथलीय शब्द, कि बताओ भारत का अंतिम सथलीय दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये जो डिग्री है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और यहां जो अंतिम स्थान स्थित है, उस स्थान को बोलते हैं कन्याकुमारी। यानी अपने भारत का दक्षिणी अंतिम स्थान कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य के अधीन है। अगर बात करें कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कन्याकुमारी को कोप कैमेरिन भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले भारत का अंतिम दक्षिणी स्थान बताओ कौन सा है, तो कोप कोमोरिन नाम का शब्द भी ध्यान रखना है, और तमिलनाडु का कन्याकुमारी शहर भी ध्यान रखना है, जो भारत का अंतिम दक्षिणी स्थान 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। उसके बाद बात करें कि भाई भारत का दक्षिणी जो स्थान है वो 6 डिग्री 4 मिनट से कहां से शुरू होता है, तो वो कंसेप्ट है यहाँ का। क्योंकि भारत का जो भाग है, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी अपने भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां एक समुद्र स्थित है और उस समुद्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी का जो समुद्र का हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर भारत का एक हिस्सा शामिल कर रखा है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, यानी अपना भारत जो है वो समुद्रीय सीमा में भी दक्षिण में बसा हुआ है। और भारत का एक हिस्सा जो रहता है वो यहाँ रहता है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, जो भारत के अधीन है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। सेकंड बड़ा है, ध्यान रखना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो हम बोलेंगे अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी नामक समुद्र में स्थित है। तो अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है, वो हिस्सा जितनी डिग्री से शुरू होता है वो डिग्री है 6 डिग्री 4 मिनट। और इसीलिए हम भारत का विस्तार अगर देखें तो 8 के बजाय 6 भी बोलना जायज है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक उठाएगा या फिर स्पेशली ऑप्शन में बोलेगा कि भारत का सतलीय देशांतरीय विस्तार बताओ, तो हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ तो हम बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब बात करें इसके अंदर कौन सा स्थान है जो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान माना गया, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थान है
उस स्थान को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो इंदिरा पॉइंट स्थान है, ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का स्थान है, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी स्थान को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो हम बोलेंगे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और ये अंडमान निकोबार है, ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप के रूप में। और ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है। और अगर पूछ ले कि भाई इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ये अंडमान निकोबार का ही भाग है। एक प्रश्न यहाँ से बार बार और रिपीट होता है कि बताओ भाई भारत के नजदीक अंतरराष्ट्रीय द्वीप कौन सा है, अर्थात किसी दूसरे देश के अंदर भारत के नजदीक कौन सा द्वीप पड़ता है, वो किलोमीटर जो लेंथ पूछी जाती है, जो लंबाई पूछी जाती है, वो यहीं से क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भारत का अंतरराष्ट्रीय सबसे नजदीक द्वीप, तो जो भारत का अंतरराष्ट्रीय सबसे नजदीक द्वीप है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो सबसे नजदीक द्वीप है वो सुमात्रा द्वीप है। अंतरराष्ट्रीय सबसे नजदीक द्वीप पूछे तो सुमात्रा द्वीप है, जो इंडोनेशिया देश के अधीन है, लेकिन अपने अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस अंडमान निकोबार से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी 150 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया देश के अंदर एक सुमात्रा द्वीप है, जो भारत के सबसे नजदीक किसी दूसरे देश में स्थित द्वीप है। तो 6 डिग्री 4 मिनट का सस्पेंस भी ध्यान रखना है। और सतलीय सीमा 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर सतलीय दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। जलीय पूछे तो, और सतलीय से क्वेश्चन रहने वाला है तमिलनाडु का। अगर जलीय पूछे तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। बार बार प्रश्न आते हैं दोनों साइड से। अब बात करें भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा रहने वाला है, यानी भारत का पश्चिमी स्थान बताओ कौन सा है, तो ध्यान रखना यहाँ जो भारत का पश्चिमी स्थान है वो है गोहर माता करके। और ये जो गोहर माता है इसे सर क्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो सर क्रिक या गोहर माता है जो कच्छ जिले के अधीन है, और कच्छ जो जिला है वो गुजरात स्टेट का है। तो इस स्थान को हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु मानेंगे, यानी भारत का पश्चिमी अंतिम स्थान बताओ तो गोहर माता या सर क्रिक करके है, जो गुजरात के कच्छ जिले में। और गुजरात का कच्छ जिला देखो, अपने को बेसिक छोटे छोटे जो पॉइंट है वो साथ साथ में कवर करते चलना है। जैसे बार बार प्रश्न बनता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट से कि बताओ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अगर पूछ रहे कि भाई भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताओ, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ गुजरात है। साथ साथ में इसका क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है 45,674 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात का है। राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला रहने वाला है वो कच्छ गुजरात का, और ये जिला भारत का पश्चिमी आखिरी जिला है। उसके बाद सरक्रिक या गोहर माता नामक स्थान भारत का पश्चिमी अंतिम बिंदु माना जाता है। कच्छ जिले का क्षेत्रफल 45,674। अब बात रही पूर्वी स्टेट की कि भाई भारत का आखिरी पूर्वी राज्य बताओ, या फिर भारत का आखिरी पूर्वी स्थान कौन सा है, तो भारत का जो अंतिम पूर्वी स्थान है उस, या फिर ध्यान रखना है भारत का अंतिम पूर्वी स्थान, यानी भारत का आखिरी पूर्वी स्थान कौन सा है, तो भारत का जो अंतिम पूर्वी स्थान रहने वाला है उसे वालांगू बोलते हैं, या फिर कीबितू के नाम से जानते हैं। यानी वालांगू प्लस कीबितू जो स्थान है ये भारत का आखिरी पूर्वी स्थान है। इसके बाद चीन की सीमा स्टार्ट होती है। वालांगू और कीबितू जो स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के, तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के वालांगू या फिर कीबितू स्थान भारत का अंतिम पूर्वी स्थान है। और ये जो वालांगू और कीबितू स्थान है ये अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना जैसे वो कच्छ भाग था वैसे ये भाग है अंचा जिला, यानी अंचा जिले के अधीन वालांगू या कीबितू स्थान भारत का सबसे पूर्वी स्थान है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में।
अगर पूछ ले कि ये वालांगू जो स्थान है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। पिछली भर्ती की बात है, एनटीपीसी की अभी एग्जाम जो हुआ है 12th लेवल का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ एक नदी है जो इसी स्थान से भारत में प्रवेश करती है, वालांगू या फिर कीबितु स्थान पर, यानी ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी का प्रवेश इस स्थान से माना जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना है, वो लोहित नदी है जो वालांगू या कीबितु स्थान से भारत में प्रवेश करती है तिब्बत देश से। तिब्बत नाम का बाकी अभी देश नहीं रहा, क्योंकि तिब्बत पर सन 1950 के अंदर चीन ने कब्जा किया। वर्तमान में तिब्बत चीन के अधीन एक देश है, लेकिन उस देश से लोहित नाम की एक नदी निकलने वाली अपने भारत के वालांगू अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी मानी जाती है। तो यहां से भी पूछ लिया जाता है कि बताओ लोहित नदी किस नदी की सहायक है? तो ध्यान रखना है बच्चों, लोहित जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी अपना नदियों का भी कंसेप्ट है। अगर पूछ ले भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो हम बोलेंगे भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी रहने वाली है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की सहायक जो लोहित नदी है वो भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, अर्थात 2 राज्यों में बहती है। एक नंबर स्टेट तो अरुणाचल प्रदेश जहां से भारत में प्रवेश किया, और दूसरा जो स्टेट रहने वाला है वो राज्य है असम। यानी असम में आने के बाद जो लोहित नदी है वो अपना पानी ब्रह्मपुत्र में डालती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, प्लस भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होने का कारण, उसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात, अगर पूछे भारत का पूर्वी बिंदु तो कीबितु या फिर वालांगू करके। देखो सामान्य परिचय से और रिलेटेड अगर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए उनमें एक बड़ा पार्ट है कर्क रेखा का। तो जो कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले, यानी भारत में उत्तरी भाग में स्थित, भारत के उत्तरी भाग में स्थित, भारत के उत्तरी भाग में स्थित 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यानी यहां से बार बार क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, या भारत के कितने ऐसे स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन सा है, या फिर कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है। यानी कर्क रेखा से रिलेटेड काफी कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो अगर पूछे कि भाई कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक तैयार करनी है अपने को कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई क्षेत्रफल में बड़े देश कौन से हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक थी, रुक चीन अब आ भारत। वैसे के वैसे अगर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है वो याद करने हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक रहेगी, राम झा के 6 पंगु मित्र, के 6 पंगु मित्र। ये शब्द ध्यान रखना है, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये मोस्टली वो पर्सन है, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से ऐसा राज्य बताओ जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सर्वाधिक गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के किस दिशा से गुजरती है, ऐसे करके कंसेप्ट बनाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई भारत के कौन से स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे पहला नाम तो है राजस्थान का। यानी राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान की दक्षिण दिशा से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के समीप है, तो हम बोलेंगे जो अपना बांसवाड़ा जिला है राजस्थान का, वो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक जिला शहर है, दक्षिणी दिशा से गुजरती है। और ध्यान रखना है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। यानी सबसे कम जो कर्क रेखा की लंबाई है वो अपने राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अगर दूसरे स्टेट की बात करें कि भाई और कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो सेकंड जो स्टेट रहने वाला है वो स्टेट है मध्य प्रदेश।
यानी दूसरा राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश है। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश, देखो प्रश्न बनता है कि बताओ कर्क रेखा के नजदीक शहर कौन सा है। भाई जाहिर सी बात है, जिन स्टेटों से गुजरती है उसकी कोई ना कोई सिटी तो इसके नजदीक लगती होगी। काल्पनिक रेखा होती है, ना कोई किसी प्रकार के धरातल पर दिखाई देती, लेकिन ग्लोब में जो रेखा खींची गई है कर्क रेखा, उसके नजदीक कोई ना कोई सिटी तो मिलेगी। यानी कौन से भी राज्य का कौन सा शहर देके पूछ सकता है कि बताओ किस राज्य या फिर कौन सा शहर या फिर इनमें से किस शहर की न्यूनतम सीमा कर्क रेखा से लगती है, या फिर कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर इनमें से कौन सा है। तो अपना तो बांसवाड़ा हो गया राजस्थान का। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे नजदीक सिटी रहने वाली है वो सिटी है भोपाल। तो ये प्रश्न ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का भोपाल जो शहर है वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बताओ कौन से स्टेट में। तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई रहने वाली है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर रहने वाली है। यानी कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई की बात करें तो राजस्थान है, और कर्क रेखा सर्वाधिक भारत के किस राज्य में, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश की जो भोपाल सिटी है वो कर्क रेखा के समीप स्थित मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगर तीसरी बात करें कि भाई उसके बाद कौन सा स्टेट आना है, तो तीसरे नंबर पे जो राज्य है उस स्टेट का नाम है झारखंड। यानी तीसरा राज्य कौन सा रहने वाला है, तो तीसरा राज्य कर्क रेखा जहां से गुजरती है वो स्टेट है झारखंड राज्य। अगर झारखंड से जो क्वेश्चन बनता है तो अगर पूछे कि बताओ इस सिटी की कौन सा शहर नजदीक है, तो झारखंड का जो बिल्कुल नजदीक शहर है वो है रांची। यहां से भी बहुत प्रश्न आते हैं। अब यहां से एक तो रांची हो गया नजदीक शहर, एक अगर पूछ ले, नोट करके कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानी कौन सी है। समीप स्थित राजधानी बताओ, तो ध्यान रखना है कर्क रेखा के समीप स्थित जो राजधानी है वो रांची है, जो भारत के कौन से राज्य की राजधानी है, तो झारखंड स्टेट की है। अर्थात तीसरा वो स्टेट जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब के को राउंड किया है, इसका मतलब क्या है, के को राउंड करने का मतलब है कि हमने ट्रिक में हमारा सेंटेंस पूरा किया, के का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ध्यान रखना है बच्चों, नोट्स के अंदर अपने को सबसे पहले के को राउंड करना है। उसके बाद नंबर 4 स्टेट आता है जिस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। चौथा स्टेट कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट हो जाएगा जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद 5वें स्टेट की बात करें तो 5वां स्टेट पश्चिमी बंगाल रहने वाला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद 6ठे स्टेट की बात करें तो गुजरात रहने वाला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यानी ये वो स्टेट देख रहे हैं हम जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के अंदर जो नजदीकी शहर स्थित है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। और इस गुजरात राज्य का भी नजदीक शहर काफी बार पूछा जाता है कि बताओ कौन सी सिटी गुजरात की कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, तो ध्यान रखना है गांधीनगर जो गुजरात का शहर है वो कर्क रेखा के नजदीक स्थित गुजरात का एक शहर है। उसके बाद मिजोरम राज्य की सीमा भी लगती है, यानी अर्थात 7वां स्टेट मिजोरम होगा, और मिजोरम का जो नजदीक शहर रहने वाला है वो नजदीक शहर आइजोल होगा। तो मिजोरम की आइजोल सिटी भी ध्यान रखनी है, मिजोरम के साथ कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद 8वां जो स्टेट है वो त्रिपुरा रहेगा, और त्रिपुरा स्टेट का जो बिल्कुल समीप सिटी है कर्क रेखा के वो रहेगी अगरतला। तो ये सिटी भी ध्यान रखनी है, सबसे नजदीक राजधानी भी ध्यान रखनी है, और कौन से राज्य की कौन से शहर कर्क रेखा के बिल्कुल समीप बसा हुआ है। राजस्थान का बांसवाड़ा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है, गुजरात की बात करें तो गांधीनगर है। यानी यहां से रिलेटेड भी कंसेप्ट बार बार पूछे गए हैं कि भाई कौन सी सीमा कर्क रेखा के नजदीक लगती है, कौन सा भाग कर्क रेखा के ज्यादा दूर है, किस राज्य में कर्क रेखा का विस्तार ज्यादा है, किस राज्य में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई पाई जाती है, कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी बताओ। यहां से बार बार क्वेश्चन बने। उसके बाद जो क्वेश्चन बनने वाले हैं जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन से, जो सामान्य परिचय से क्वेश्चन बनने वाले वो बनते हैं कि भाई भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कोई दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाते। यानी भारत के वो राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण नहीं करते, भारत के वो राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण नहीं करते, यानी भारत के सीमाओं का निर्माण न करने वाले राज्य जो है
वो कितने हैं। या से ज्यादातर प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करता, या फिर इन स्टेटों को मध्यवर्ती स्टेट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है कि बताओ भारत के मध्यवर्ती राज्य कितने हैं। मध्यवर्ती राज्यों का अर्थ हुआ कि भारत के अंदर वो कितने स्टेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण नहीं करते, यानी किसी दूसरे देश के साथ नए लगने वाले जो राज्य हैं वो मध्यवर्ती राज्य कहलाते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो टोटल 5 है। ध्यान रखना है, 5 भारत के वो राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण नहीं करते, या फिर भारत के वो 5 राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की कोई सीमा न बनाकर मध्यवर्ती राज्य कहलाते हैं। अगर बात करें कि ये 5 मध्यवर्ती राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 जो राज्य है वो स्टेट है छत्तीसगढ़। अब यहां से रिलेटेड भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड जो स्टेट है वो स्टेट है झारखंड करके। अगर तीसरे स्टेट की बात करें तो तीसरा स्टेट है तेलंगाना राज्य। अगर फोर्थ स्टेट की बात करें तो चौथा जो स्टेट है वो है हरियाणा राज्य। और अगर पांचवे की बात करें तो वो पांचवा स्टेट है मध्य प्रदेश। यानी ये वो भारत के 5 राज्य हो गए जो मध्यवर्ती स्टेट कहलाते हैं, या फिर ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण नहीं करते। उसमें से हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड रहने वाले। देखो यहां से प्रश्न 100% बढ़ने के चांस है, क्योंकि सामान्य परीक्षा में बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस देश को स्पर्श करता है, या फिर भारत के ऐसे कौन से स्टेट है जो बाउंड्री पर नहीं है, यानी बॉर्डर पे नहीं है, सीमाओं पर नहीं स्थित राज्य कौन से हैं, या फिर ये राज्यों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, ये भारत के टोटल 5 स्टेट हैं जिन स्टेटों को मध्यवर्ती राज्य कहा जाता है, और इनमें से कौन से स्टेट हैं जो मध्यवर्ती राज्य कहलाते हैं। तो ये वो भारत के 5 राज्य हुए जिन्हें मध्यवर्ती स्टेट के नाम से जाना गया। तो अपना ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा मेंशन करेगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, सामान्य परीक्षा से रिलेटेड। उसके बाद बात आती कि भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती, कितने देशों के साथ सीमा लगती है, या फिर भारत के पड़ोसी देश कौन से। यानी कंसेप्ट उठने वाला है कि भारत का पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों से रिलेटेड जितनी भी राजधानी, इन देशों की मुद्रा का नाम, इन देशों में तत्कालीन करंट के बढ़ने वाले क्वेश्चन कि भी कौन सा ऐसा देश है जिसमें अब वर्तमान में किसकी सरकार है। बार बार प्रश्न बढ़ता है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं। प्रश्न बढ़ता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें पहली बार महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। और ये प्रश्न नेपाल से रिलेटेड करंट जीके का बढ़ने वाला है कि बताओ भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जिसमें पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। तो जो ये करंटली जो प्रश्न बढ़ने वाले ये प्रश्नों का भी वेटेज रहेगा। बाकी जो अपने ज्योग्राफी का जो भारत का सामान्य परिचय वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखो भारत 2 प्रकार की पड़ोसी सीमाओं का निर्माण करता है। अब इस बात का अर्थ क्या हुआ कि भाई भारत 2 प्रकार के पड़ोसी देशों के साथ, 2 प्रकार की सीमा पड़ोसी देशों के साथ करता है। तो देखो एक सीमा तो भारत की लगती है स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा का मतलब क्या हुआ कि वो देश, 2 ऐसे देश जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन उनके मध्य जो सीमा रहेगी वो एक स्थलीय सीमा रहेगी, यानी जमीन से लगे हुए 2 आपसी कोई देश होंगे तो वो आपस में स्थलीय सीमा बनाने वाले देश होंगे। अगर पूछ ले कि भारत के अंदर कुल कितने ऐसे देश हैं भारत के साथ जो स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमाओं की स्पर्श करने वाले जो देशों की संख्या है वो कुल 7 है। अर्थात भारत के साथ 7 देश तो स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। जबकि पूछा जाए कि दूसरा जो भाग है जिन्हें हम जलीय सीमा बोलते हैं, जो ज्यादातर भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो अगर पूछ ले कि जलीय सीमा बनाने वाले देश बताओ तो हम नाम लेंगे जलीय सीमा बनाने वाले देशों की 2। बार बार अलग अलग करके या फिर एक साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले कुल कितने पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं या भारत के
पड़ोसी देश, कुल पड़ोसी देश कितने हैं? तो कुल पड़ोसी जो भारत के देश हैं वो संख्या तो रह गई 9। लेकिन अगर पूछ ले कि इनमें 9 में से अगर सतलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या बताओ तो हम बोलेंगे 7। अगर जलीय पूछे तो हम बोलेंगे 2। अगर पूछ ले कि भारत की जो सतलीय सीमा दूसरे देश के साथ लगती है वो कुल कितना किलोमीटर की लगती है, यानी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कुल भारत कितने किलोमीटर की सतलीय सीमा का निर्माण करता है? तो 15,200। ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। कुल भारत 15,200 किलोमीटर की 15,200 किलोमीटर की सतलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय साझा करता है। अगर पूछे कि भारत की जलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है तो देखो इसमें समुद्र और महासागर यानी सागर और महासागर दोनों प्रकार की जोड़ के सागर प्लस महासागर जो जलीय सीमा है वो भारत की कुल रहने वाली है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ ले तो अपने भारत के राज्य जो है जो दूसरे देश को टच करते हैं वो राज्यों की कुल अंतरराष्ट्रीय कुल जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो ध्यान रखना है 5700। अगर 7516 के अंदर बात करें तो 6100 किलोमीटर जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर अपने भारत की अंतर्राज्यीय जलीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा लगती है। यानी अगर 6100 कंसेप्ट पूछेगा तो सिर्फ वो राज्य पूछेंगे जो राज्य जल के साथ समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। यानी भारत के वो कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। यहां से भी बार बार प्रश्न बनता है कि बताओ भारत के अंदर कितने राज्य जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं? तो भारत के अंदर कुल 9 ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र या फिर किसी द्वीप से टच करते हैं यानी किसी जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। इन 9 स्टेटों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो जलीय सीमाओं का निर्माण नहीं करता? तो देखो 9 स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। यानी ये वो भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं और इनके बीच में जितनी भी किलोमीटर डिस्टेंस लगती है वो लगभग वो कन्फर्म 6100 किलोमीटर सीमा लगती है। यानी 6100 किलोमीटर के साथ और टोटली 7500 जिसमें कुछ महासागरीय सीमा ऐड करने तो जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर की लगती है। और भारत की कुल जो सीमा है सतलीय वो 15,200 किलोमीटर लगती है। और अगर पूछ ले कि भारत की जो कुल सीमा या फिर क्वेश्चन आता है कि भारत की जो बाहरी सीमा यानी बॉर्डर की सीमा की लंबाई बताओ कितने? चारों तरफ से भारत की कुल कितनी बाउंड्री लगती है? तो 22,716.6 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो भारत की चारों सीमाएं। इन सीमा को परिधीय सीमा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है अगर पूछे कि भारत की परिधीय सीमा की लंबाई बताओ तो 22,716.6 जिसमें से सतलीय 15,200 और जिसके अंदर जलीय पूछे तो जलीय 7516 करके हो जाएगी। जिसमें से अकेले राज्यों की जलीय पूछे तो 6100 किलोमीटर और समुद्री जो सीमा महासागरों से जो सीमा संबंधित है वो सीमा ऐड कर दे तो 7516 पॉइंट रहेगी। अब अपने आगे की बात रही कि भारत के जो 7 देश सतलीय सीमा बनाते हैं वो कौन से देश है। यानी प्रश्न रहने वाला है भारत के साथ सतलीय सीमा बनाने वाला देश, सतलीय सीमाओं का निर्माण करने वाले देश। यानी भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो जमीनी से जुड़ा हुआ है जो अपने साथ धरातलीय सीमा का निर्माण करते हैं। जिन देशों की कुल संख्या 7 है वो देश हैं कौन से। और यहाँ से एक प्रश्न बार बार और आता है कि बताओ सबसे ज्यादा अपने साथ कौन सा देश लगा हुआ है, सर्वाधिक सतलीय सीमा का निर्माण करने वाला देश। या फिर पूछ ले कि भारत के साथ सबसे कम यानी न्यूनतम सतलीय सीमा का निर्माण करने वाला देश कौन सा है। यानी सर्वाधिक और न्यूनतम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। या फिर पूछे जाते हैं कि कौन से देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो जिसमें से सतलीय जो सीमा बनाने वाले देश है ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है। सतलीय सीमा बनाने वाले जो देशों की संख्या है वो 7 है और उसके लिए भी हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे यानी वो कौन से 7 देश हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सतलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके लिए जो अपने ट्रिक रहने वाली है वो है बचपन में BCPN यानी बचपन में मेरा सपना था MBA करने का। यानी बचपन में सपना था MBA करने का। ये अपनी पड़ोसी देशों की ट्रिक है।
यानी भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों की ट्रिक है। अब देखेंगे इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जो अपने साथ सथलीय जुड़े हुए हैं, यानी सथलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताओ। तो सथलीय सीमा बनाने वाले देशों का सबसे पहला नाम है बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश। अगर चीन की बात करें तो सेकंड नंबर यानी सी से चीन, और तीसरे देश की बात करें तो पाकिस्तान देश, और उसके बाद नंबर 4 बात करें तो नेपाल का नाम आता है, उसके बाद बात करें तो म्यांमार देश का नाम आता है, और उसके बाद बात करें तो भूटान देश भी भारत के साथ सतलीय सीमा बनाते हैं, और उसके बाद अंतिम जो देश है, 7वां जो देश रहने वाला है वो देश है अफगानिस्तान। यानी ये अपने वो पड़ोसी देश साथ हुए जो भारत के साथ सतलीय सीमाएं साझा करते हैं, जिसमें से बांग्लादेश, सेकंड देश चीन, तीसरा देश पाकिस्तान। पाकिस्तान को जानते हो, बड़ा हरामखोर देश है पाकिस्तान, क्योंकि बार बार अटैक करता है, ऐसी कायरता हरकत करता है जिसका भारत सरकार ने, अपने देश ने जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई और बताया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब 1947 वाला नहीं रहा है, जितना शांति से रहोगे उतना फायदा है। ये अपने ऑपरेशन सिंदूर ने तय किया, अपने स्वदेशी हथियारों का प्रयोग करके पाकिस्तान को 3 दिन में घुटनों पर लाके टेक दिया। वो पाकिस्तान देश जो अपने साथ सतलीय सीमा बढ़ाता है, अपने देश से विभाजित हुआ देश है। अगर शांति से रहे तो भारत हर प्रकार की सहायता करता है, लेकिन पाकिस्तान एक नक्सलवादी देश होने के कारण हर देश में पिछड़ा हुआ देश की श्रेणी में शामिल हो रहा है। वो पाकिस्तान देश है। उस पाकिस्तान की सीमा भी भारत के साथ लगती है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब यहां से अगला जो पोर्शन रहने वाला है वो रहने वाला है कि सबसे ज्यादा लंबाई किस देश की है, या फिर सर्वाधिक जो सतलीय सीमा का निर्माण करता है वो कौन सा देश करता है। तो सबसे ज्यादा जो सतलीय सीमा की सर्वाधिक, ध्यान रखना है, सर्वाधिक सतलीय सीमा बताओ किस देश की लगती है। तो सर्वाधिक सतलीय सीमा अपने भारत के साथ बांग्लादेश की रहती है। अगर पूछ ले कि बांग्लादेश की कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है, तो ध्यान रखना है 4096.6 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो अपने साथ रहने वाला है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सतलीय सीमाओं का निर्माण करता है। अगर पूछ ले कि भी बांग्लादेश जो है और उस बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उस बॉर्डर का नाम क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। अगर पूछे और किस नाम से जानते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसे 3 बिघा गलियारा के नाम से जाना जाता है। यानी वो देश जिसके साथ भारत की सर्वाधिक सतलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर चीन की बात करें तो चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर पाकिस्तान की बात करें कि भाई पाकिस्तान की कुल कितनी किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है, तो पाकिस्तान के साथ जो भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है या फिर इन दोनों देशों के बीच में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है तो वो डिस्टेंस 3323 किलोमीटर की है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और बात करें म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर है। और अगर बात करें अफगानिस्तान की तो 106 किलोमीटर भारत के साथ सतलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अगर पूछे कि न्यूनतम सतलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, न्यूनतम सतलीय सीमा लगाने वाला जो देश है वो देश अफगानिस्तान होगा, जो अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। देखो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में बात रहने वाली है वो बात ये रहेगी कि चीन के साथ कौन से राज्य लगते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में चलता रहेगा। हम देखेंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर का नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है। जय हिंद साथियों, पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में ये इससे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, अपने सिलेबस प्योरिटी से लिखते जाएं। जय हिंद, जय भारत।